अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वज़ीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टडी इनकम, जिसमें मैं आपको पर्सनल फाइनेंस और बिज़नेस से रिलेटेड ऐसे टिप्स और पॉइंट्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लॉन्ग टर्म स्टडी इनकम कमा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल और लाइफ गोल्स पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो जनरली यंगस्टर्स और इवन एक तवील अरसे से प्रोफेशनल्स भी ये सोच रहे होते हैं, और वो ये कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब ज़ाहिरी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई या अपना बिजनेस हो गया, इसमें चार्म तो बहुत नज़र आता है। एक तो जिसके चैलेंजेस हैं वो भी ऐसे होते हैं कि इंसान इनसे पीछे हटने के बजाय यूजुअली एंजॉय करता है इस बिज़नेस स्टार्ट करने के प्रोसेस को, क्योंकि इसमें आप बहुत सी नई चीज़ें कर रहे होते हो और रोज़ाना एक नई चीज़ आपको पता लग रही होती है और आप सीख रहे होते हो, तो आपका मोटिवेशन लेवल भी इस पे बहुत हाई होता है। लेकिन ऑब्वियसली बिज़नेस स्टार्ट करना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक स्टेडी बिजनेस जो कि ऑब्वियसली थ्रू आउट योर लाइफ चले और आपको रिटर्न्स दे, इनकम दे और आपके लिए वेल्थ जनरेट करे, कोई आसान काम नहीं है। तो इसी चीज़ को लेके जो डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ वो एक आप एक गाइडेंस के तौर पे देख लें। एक ओवरऑल आपको मैं पिक्चर देना चाहता हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको सामने रख के अपने स्टेप्स लेने हैं। और फिर वंस आप क्लियर हों कि आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो उसके बाद किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट लें, किस तरह आइडियाज़ जनरेशन करें और अपनी जो आइडिया है या अपने जो बिज़नेस प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप ऑफ़र करना चाहते हो उसको वैलिडेट करें और इवेंचुअली उसको मार्केट में लेके जाएं और लोगों की जो जो वैल्यू आप लोगों को देना चाह रहे हो वो आप आराम से दे सकें। तो दोस्तों, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एक कुछ चीज़ें आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप में चार्म बहुत है। एक तो जो फ्रीडम है, जो लोग समझते हैं कि हाँ यार, हम नौकरी नहीं करेंगे और अपने मतलब अपना बिज़नेस होगा तो किसी को जवाबदेह नहीं होंगे, और जो उससे जो फ्रीडम आएगी वो जॉब से बहुत गुना ज़्यादा होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जॉब के एक अपनी लिमिटेशन भी है, और जॉब में अपने एक अलग किस्म के रिस्क होते हैं। और क्योंकि जॉब की जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है, वो एक सेट होती है जो कि हर महीने आपको मिलेगी। बिज़नेस में जो स्केल है, जो अपवर्ड लिमिट है, वो किसी को भी नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुनें, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप साइकोलॉजिकली इस तरफ इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत मुश्किल होगी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में और उसको सक्सेसफुल करने में। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअली लोग जो या तो अगर जॉब कर रहे हो और बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हो और जॉब से ज़रा तंग हो, या इवन जॉब नहीं हो, या बिल्कुल ही आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, या आपकी स्टार्टिंग से ही ये इंक्लिनेशन है कि आप बिज़नेस ही करेंगे, तो यूजुअली लोगों का रीज़न जो होता है वो होता है कि यार, पैसा बहुत है बिज़नेस में, बिज़नेस से ही मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ जो कि एक जॉब से पॉसिबल नहीं है। या फिर जो मेरे जो भी लाइफ ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म, वो सिर्फ बिज़नेस से पूरा हो सकता है। आपका नंबर वन रीज़न ये है कि बिज़नेस में सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बिज़नेस करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब आप बोलेंगे यार,
ये तो कोई बात नहीं हुई। और सबसे अव्वल जो मोटिवेटर है वो तो है ही यही कि भाई पैसा ज़्यादा है ही बिज़नेस में। तो दोस्तों देखें, ऐसा नहीं है। नो डाउट बिज़नेस की जो अपसाइड है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे कि यार पैसा आएगा तो मैं मेरे मतलब बिज़नेस से ही पैसा आएगा और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो एक तो ये भी अपनी जगह गलत है। और बिज़नेस सिर्फ अगर आप पैसे के लिए करेंगे तो अगर थोड़ी सी भी आप पे टफ टाइम आए बिज़नेस में, तो आप मुश्किल है कि अपने आप को मोटिवेट कर सकें बिज़नेस करने में। और बहुत रियलिस्टिक चांस है कि आप बिज़नेस क्विट करके फौरी ही कोई किसी जॉब की तरफ ही चले जाओगे, क्योंकि उधर आप साइकोलॉजिकली, क्योंकि आपके है ही यही कि भाई सिर्फ पैसा आता है बिज़नेस में और आएगा, तो इसलिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, और आपकी मोटिवेशन यही होगी। तो जैसे ही पैसा स्लो डाउन होगा या रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आओगे साइकोलॉजिकली, और आपके बिज़नेस क्विट करने के जो चांसेस है ज़्यादा हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पैसा अगर नहीं कमा रहे या बहुत कम कमा रहे हो तो बिज़नेस आप करते रहोगे। देखिए, मेन आपका जो इसके पीछे जो मेन मोटिवेशन होती है वो ये कि यार बिज़नेस ग्रो करें। और हो सकता है कि वो आपको इतनी अच्छी इनकम ना दे, लेकिन अगर बिज़नेस सही जा रहा है स्मूथली, और तो आपकी मेन मोटिवेशन जो है वो बिज़नेस इटसेल्फ होना चाहिए। मतलब जो उसके प्रोसेसेस हैं, जो उसके जो जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप करना, उनको स्मूथली रन करना और डेली रन करना, ताकि एंड ऑब्जेक्टिव आपका जो है, जो प्रॉफिटेबिलिटी, वो उसका एक ऑटोमेटिक रिजल्ट होना चाहिए, ना कि आपकी नंबर वन प्रायोरिटी। तो इस तरह अगर आप सोचेंगे तो जब भी बिज़नेस में आपका, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अप एंड डाउन टाइम बहुत देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली रन करना चाह रहे हो और लॉन्ग टर्म आपकी सोच है बिज़नेस करने की, तो इसको थोड़ा-सा आपने ख़्याल करना है कि नंबर वन मोटिवेशन अगर यही रही तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। और क्योंकि बिज़नेस इन इटसेल्फ एक बहुत एक्साइटिंग वेंचर है, क्योंकि आप एक काम तो कर नहीं रहोगे, जैसे कि जॉब में होता है कि भाई चलो एक आपको एक स्पेसिफाइड टास्क मिले होते हैं, वही आप कर रहे होते हो। इधर तो आप मार्केटिंग से लेके, ऑपरेशन से लेके, एडमिन से लेके सब कुछ संभाल रहे होगे, और ये इन सब चीज़ों में ऑटोमेटिकली एक एक्साइटमेंट तो है, लेकिन ये आपको थकाती भी बहुत है, क्योंकि मेंटली आपको इतनी जगह टाइम देना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। और आप किसी भी बंदा, जो कोई भी ऐसा आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो जो बिज़नेस करता हो, उससे अगर आप पूछेंगे तो वो यही चीज़ें आपको बताएगा कि हाँ ये है इसमें, क्योंकि आपको प्रेजेंट होना ही आपका बिज़नेस पे सबसे बड़ी जीत है। कि जो आपका कस्टमर, जो भी लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके स्टाफ, आपके वेंडर्स और आपके कस्टमर्स, तो उनको रोज़ाना उनको उनसे मतलब एक कहते हैं ना कि उनको रोज़ाना मुँह देना और उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मसले हल करना और एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पहले तो सर्विस आती है। आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है वो पहले आएगा। डिलीवरी आप करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बाद की बात होती है, और शुरू के सालों में तो बहुत मुश्किल है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ यार बिज़नेस कर रहे हैं हम, तो देखेंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद कि भाई प्रॉफिट आया कि नहीं आया। लेकिन जब आप डे टू डे ऑपरेशन में जब एक दफ़ा चलना शुरू करते हो, तो बहुत जल्दी जो है ना आप वो कहते हैं ना कि आप दिल छोड़ सकते हो, क्योंकि ये रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एक बिज़नेस का है ही। बहुत कम होते हैं कि हाँ यार 6 महीने, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यूजुअली हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और समझते हैं कि यार हमें भी सक्सेस जल्दी मिल जाएगा। हम ये नहीं देखते कि जो जिस सक्सेस को हम देख रहे हैं उसके पीछे मेहनत कितनी है और कितना अरसा उस बंदे को या उस कंपनी को लगा है एक प्रॉफिटेबल वेंचर में तब्दील होने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें मैं कहना चाह रहा था कि शुरू में आपका माइंड ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ गोइंग टू बी टफ। तो अगर आप पैसे के पीछे ही सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी जो है इससे मतलब डिमोटिवेट हो सकते हो। और दूसरा ये सोच भी रखना कि भाई अगर जैसे आपको वाकई में वेल्थ क्रिएशन और आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और
पर्सनल गोल्स होते हैं कि यार मैं 5 साल में मेरे पास इतनी वेल्थ हो या 10 साल में मैं इस जगह खड़ा हूँ। तो सिर्फ ये भी सोचना कि आप वो सिर्फ बिज़नेस से ही कर सकते हो, ये भी गलत है। लोग जॉब के साथ भी पैसे कमाते हैं, सेविंग करते हैं अगर, और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे करते हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपके नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर कट आपके पास माइंड में होना चाहिए कि आप बिज़नेस जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और आपका जो मिशन स्टेटमेंट, जो आपका जो बिज़नेस का जो गोल है अल्टीमेट, वो क्या है। और कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि अगर आप, बहुत दफ़ा लोग नहीं भी करते, बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनके माइंड में होता है कि यार ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है और वही बिज़नेस कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आजकल की दुनिया में, फाइनेंस के, पार्टनरशिप के। अगर आपके पास एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है और आपके पास स्किल्स भी हैं और आप मेहनत करना चाहते हो, तो और फाइनेंस नहीं है, तो आपके लिए हमेशा इंशाल्लाह अगर आप मार्केट में देखोगे, लोग आगे पीछे देख के पास जाओगे तो फाइनेंस देने के लिए लोग रेडी होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी अपनी जो उस आइडिया के पीछे आपका अपना जो प्रोफाइल है वो कैसा है। एक और लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं कहूँगा मैं, ये होता है कि फ़ियर होता है कि यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेस्ट तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस पे शॉर्ट हो, तो आप जो बिज़नेस या जो आइडिया जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड फील्ड में किसी कंपनी में आप जॉब स्टार्ट कर लो। और इस मकसद के लिए कि भाई इस जॉब से मैंने सीखना है, चाहे उसमें सैलरी कम हो, कुछ भी हो, तो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि मुझे उस बिज़नेस की नोहा हो जाए, मुझे वो एक्सपीरियंस हो जाए, वो स्किल मेरे पास आ जाए जो मैं लैक कर रहा हूँ इस वक़्त। तो ये एक अच्छी आपकी स्टार्ट हो सकती है टुवर्ड्स योर बिज़नेस स्टार्टिंग गोल। और ये कोई भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप में है, तो उसको भी कवर कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब में करोगे तो आप उस काम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को परफॉर्म भी कर रहे होगे। तो जब परफॉर्म कर रहे होगे, रिजल्ट आपके सामने आ रहा होगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और वही चीज़ फिर आप अपने बिजनेस में कैरी भी करोगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स अगर मैं शुरू में बोलना चाह रहा था। तो अब आइए चलते हैं कि अब डिसाइड कर लिया कि बिज़नेस करना है, तो अगर पहले से आपके पास आइडिया है और तो गुड, आप ऑलरेडी कोई वाकिफ़ हो किसी फील्ड से, कोई आप शायद जॉब भी की हो या आपने पढ़ाई की हो, या आपका फैमिली के अंदर कोई आपकी नोहा हो, तो ये तो अच्छी बात है। आपका एक प्रोसेस वो हो गया, कह रहे हैं एक आइडिया जो जनरेशन का प्रोसेस है, वो आप उससे आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर है या नहीं भी है, तो फिर भी कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प लेते हुए आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो और एक बेहतर बिजनेस आइडिया की तरफ जा सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों, ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली दुनिया में हम देखते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मशहूर हुए हैं और इतने लोग बिलियनर्स बन गए हैं, तो भाई आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। सबसे पहले तो फेसबुक भी एक यूनिक आइडिया नहीं है। फेसबुक से पहले अगर आपको पता हो, तो ऑर्कुट के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले था, जो कुछ अर्से का भी चला भी, लेकिन फिर वो बंद हो गया। और फेसबुक बेसिकली उसी आइडिया को लेके आगे चला और उसको रिफ़ाइन किया, और आज आपको पता है कि फेसबुक एक जायंट है दुनिया में बिज़नेस के हिसाब से। जो टॉप मोस्ट जो चीज़ आपके आइडिया को जो होना चाहिए, जो पॉइंट जिस उस आइडिया में होना चाहिए, कि जो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड इशू को वो सॉल्व करे। तो अगर वो उसको सॉल्व करता है, तो आप इस तरह से सोचें कि हाँ यार, आपके इर्द गिर्द मार्केट में, मुल्क में, शहर में, इलाके में क्या ऐसी प्रॉब्लम है या क्या ऐसी शॉर्टेज है जिसको आप जो गैप है उसको आप फिल कर सकते हो। क्या आपका आइडिया वो गैप फिल कर सकता है? अब फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि भाई एक बड़ी मार्केट है, ऑफिस कमर्शियल एरिया है, जिसमें बहुत सारे ऑफिसेज हैं, मतलब 400 से 500 ऑफिसेज होंगे, और हर एक ऑफिस में 10 से 12 एम्प्लॉयज़ होंगे। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 5-6 हज़ार लोग एक कमर्शियल एरिया में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा है कि भाई उस एरिया में एक अच्छा सा कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट या लंच के लिए कोई आउटलेट खोली जाए, तो यहाँ पे एक अच्छा वो उसकी जो है ना डिमांड होगी, क्योंकि 5-6 हज़ार लोग हैं और
कोई इस चीज़ को कैटर भी नहीं कर रहा है, इनको प्रॉब्लम भी होती होगी, इनको दूर जाना पड़ता होगा या डिलीवरी मंगवानी पड़ती होगी दूर से। तो अगर यहीं पे ऑप्शन उनको मिल जाए तो देयर इज़ अ रियलिस्टिक चांस कि वो एक अच्छी वो बिज़नेस चल सके। अब आप इस तरीके से मज़ीद कहाँ से आइडियाज़ लेके आ सकते हो? एक तो कोई आपका पर्सनल इशू या पर्सनल पेन हो, मतलब कोई चीज़, कोई सर्विस जो आप इस्तेमाल करते हो लेकिन वो सर्विस अवेल करने में आपको मुश्किल होती हो और उसके लिए आपको थकना पड़ता हो और इतना आसान ना हो। तो उधर से आप इस तरह भी सोच सकते हो कि हाँ यार, ये चीज़ मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरी तरह के और भी लोग हैं जिनको ये इशू आते होंगे इस सर्विस को या इस तरह की इशू को वो फेस करते होंगे। अगर मैं ये हल दे सकूँ तो ये हो सकता है इधर से आपको एक अच्छा बिज़नेस मिल सके। और दूसरा, आप थोड़ी-सी रिसर्च इस तरह भी कर सकते हो कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी आपके इर्द-गिर्द चल रही है, उसमें कोई गैप तो नहीं है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड पांडा की आप एग्ज़ाम्पल ले लें। अब पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स तो बहुत थे और होम डिलीवरीज़ भी होती थी। लेकिन फूड पांडा का यूएसपी क्या था कि भाई आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑर्डर कर सको। मतलब आपको फ़ोन उठा के किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सिर्फ़ एक ऐप खोलो, उस पे बस 3 क्लिक्स में ही आपका ऑर्डर हो जाए और आपके घर पे डिलीवर भी हो जाए। और दूसरा, उसका जो गैप उसने फुलफ़िल किया वो ये कि अगर एक ही घर में 4-5 लोग हैं तो ऑब्वियसली हर किसी का एक ही डिश खाने का मूड नहीं होता, या एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने का मूड नहीं होता। किसी को केएफसी खाना है तो किसी को देसी खाना है। तो बजाय इसके कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करें सब, अब सबके पास ऑप्शन है कि भाई हर कोई अपने हिसाब से मंगवा सकता है और बहुत ही आसानी से मंगवा सकता है। ये भी नहीं कि सबको अलग-अलग फ़ोन करना है, ऑर्डर समझाना है और 10-15 मिनट लग जाएँगे ऑर्डर में। विदिन 30 सेकंड्स आप अपना ऑर्डर कर सकते हो और 20 टू 30 मिनट्स में आपके घर पे होगा। तो फूड पांडा देखिए, अगर आप देखें ना तो इस तरह की चीज़ों को कवर करता है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो उसमें आइडिया जनरेट करने के लिए, वो ये कि वो जो आपके पास, आप अपनी स्किल्स को भी दे सकते हो। आपके पास वो कौन-सी स्किल्स हैं जिसको आप एक सर्विस के तौर पे लोगों को ऑफ़र कर सकते हो। कि अगर आप अकाउंटेंट हो, लॉयर हो या कोई भी आपकी एक सेट ऑफ स्किल्स है, कोई आपका हुनर है, तो क्या वो एक वायबल बिज़नेस बन सकता है कि नहीं? आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। या आपकी जो स्किल्स है उसकी कोई मार्केट में डिमांड है जिसको आप फुलफ़िल कर सकते हो। और आखिरी में ये सब चीज़ें अगर इसमें भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपने इर्द-गिर्द अपने मुल्क में देख सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है और बाकी कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं, बाकी कौन से बिज़नेसेस हैं जिनको आप सिंपली कॉपी कर सकते हो और किसी ऐसी जगह पे खोल सकते हो जहाँ थोड़ा-सा मार्केट में गैप हो। जैसे कोई रेस्टोरेंट हो या कोई भी इस तरह के बिज़नेसेस जो आप देख सकते हो कि हाँ यार, इस तरह की चीज़ की डिमांड भी है, मार्केट भी है, ग्रो और हम ग्रो भी कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड आगे भी रहेगी। तो आप सिंपली वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस आइडिया को और एक अलग तरीके से पैकेज करके उसको लोगों को ऑफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह आप जब किसी आइडिया जनरेशन तक पहुंच जाओ या अपने जो टॉप 2 या 3 आइडियाज़ हैं उसको आप नोट डाउन कर लें। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अब जब आइडिया आपको मिल गया है, तो अपने आइडिया को आप किस तरह वैलिडेट करेंगे कि आया उसमें वाक़ई में जान है कि नहीं। तो दोस्तों, जो बिज़नेस मोस्टली फ़ेल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो कोई मार्केट कोई मार्केट में उनकी स्पेस ही नहीं होती और कोई बिज़नेस ही नहीं उनकी तरफ आया होता। तो ऑब्वियसली, या बहुत माइन्यूट या लिमिटेड सा बिज़नेस आ रहा होता है उनके पास। तो जब आपके पास कोई सेल या कारोबार ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप बिज़नेस बंद करोगे। तो फिर आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, इस तरह तो बिज़नेस का तो लुभ-ए-लुभाव ही है ये कि आप रिस्क लेते हो और रियलिस्टिक चांस है कि भई आप फेल होगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो आपके पास इतने टूल्स और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आप अपने बिजनेस आइडिया को पहले आराम से वैलिडेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आया वाकई में आपका जो भी आइडिया है वो कस्टमर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। तो आप ऑब्वियसली ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एक तरीका ये है कि जो भी आपका आइडिया है या बिज़नेस प्रपोज़ल है, उसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं,
तो बर्गर रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं फास्ट फूड का, तो उसको आप इस आइडिया को आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि हाँ आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई जान है या नहीं। तो आप जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो ये कि आप खुद बर्गर बनाना सीखें जिस तरह का आप बर्गर देना चाह रहे हैं मार्केट में, और अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को वो बर्गर बना के ट्राई कराएं। तो अगर उनको आपको फीडबैक पॉजिटिव मिलता है तो इधर से आपको पता चलना शुरू रहेगा कि हाँ यार मेरे आइडिया में कोई दम है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो लोग पसंद कर रहे हैं। दो अभी आपके जो ऑब्वियसली लोग बहुत कम होंगे जिनको आप ट्राई करेंगे, इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। अगर आपके इर्द गिर्द मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे आप वैलिडेट करोगे। आप किसी भी कोई छोटे फंक्शन में या किसी ऐसी जगह जिधर गैदरिंग्स हों, आप अपनी सर्विस दे सकते हो, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे या मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप ऑफ़र कर सकते हो कि हाँ यार मैं चाह रहा हूँ कि आपकी गैदरिंग है तो मैं आपकी जो 50, 100 या 80 लोग हैं उनके लिए मैं बर्गर बना के प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह की कोई जगह पे अपनी प्रोडक्ट देते हो और वहाँ से आपको फीडबैक अच्छा आता है, तो इसका मतलब आपके पास आपके आइडिया को वैलिडेशन मिल रही है। और इसी तरीके से अगर आप किसी और एग्जांपल की तरफ मैं लेके चलूँ, तो वो कोई अगर आप ऐप बनाना चाह रहे हो, कोई इस तरह का कोई बिज़नेस है जो ऐप के थ्रू देना चाह रहे हो, तो बेस्ट ये है कि आप एक मिनिमम फंक्शनिंग ऐप बनाओ उस चीज़ की जो आप बनाना चाह रहे हो, वो प्रोडक्ट या सर्विस की जो आप देना चाह रहे हो, और लोगों को ट्राई कराएं। और इवन आप लॉन्च भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा सच वो नहीं है कि थोड़ा सा आपकी कॉस्ट लगेगी, लेकिन ये उतनी कॉस्ट नहीं होगी कि आप फुल फ्लैज जब बिजनेस को आप रन कर रहे होंगे या इस्टेब्लिश करते हो उसके बाद तो आपकी कॉस्ट लग गई जो कैपिटल कॉस्ट है, और अगर आपके आइडिया में दम ही नहीं था तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और यही लोगों का मिसकंसेप्शन है आजकल कि वो सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अभी उनको ये नहीं पता होता कि यार उनकी आइडिया या उनका जो प्रोडक्ट है वो वाकई में वाइबल है मार्केट में कि नहीं। और फिर जब नहीं चल रहा होता तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो नुकसान तो पैसों का हुआ ही हुआ, जो टाइम आप दोगे उस बिज़नेस के पीछे वो एक अलग लॉस है। तो आइडिया इधर ये है दोस्तों कि पहले आप एक छोटे कस्टमर बेस से टेस्ट करें, और जब वहाँ आपको अपनी वैलिडेशन मिल जाए, आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाए, फिर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उसको बड़ी मार्केट की तरफ लेके जाए। इसी तरह कोई अगर आप कोई पर्सनल सर्विस देना चाह रहे हैं, कोई आप फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट हैं और आप एक फ्रैक्टल सीएफओ की सर्विस देना चाह रहे हैं, तो बेस्ट ये है कि आप अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आप इर्द गिर्द कोई अपने जान पहचान के कोई बिजनेस हो उनसे उनको आप ऑफ़र करें कि मैं आपको हेल्प करता हूँ आपके अकाउंट्स में और आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज में, आपको अकाउंट्स बनाने में या टैक्स फाइल करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और उसके आप कोई भले फीस ना लें, और जस्ट टू सी कि हाँ यार आपके अंदर स्किल है, लोग आपके काम को जो आपकी सर्विस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं और जेन्युइनली आप हेल्प कर पा रहे हो, तो फिर उसके बाद आप ज़्यादा टाइम और ज़्यादा रिसोर्सेज कमिट करें। इससे आपका जो कस्टमर प्रोफाइल है वो भी मज़ीद मजबूत होगा, जो आपका टारगेट कस्टमर है कि किस टाइप के कस्टमर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उनका एज ग्रुप क्या है, इनकम लेवल क्या है, और उनकी किस इशू को आप किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। तो इससे आपको आगे अपनी मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों आपका आइडिया वैलिडेट हो गया और अब आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार मेरी जो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट थी उसको मैंने टेस्ट किया और मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे। तो अब आप एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हो। बिजनेस प्लान क्या होता है दोस्तों? बेसिकली बिजनेस प्लान ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट या ऑफर जो मार्केट में दे रहे हो वो क्या है, उस और वो किस तरह उसका जो टारगेट मार्केट है वो क्या है, यानी कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, और आप किस तरीके से वो सर्विस और या प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाओगे। सिंपली पुट उसको आपने पेपर पे लिखना है, और जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो यूएसपी है, और वो किस तरीके से आप अपने मार्केट तक पहुंचाओगे, इसको बिजनेस प्लान कहते हैं। इधर आइडिया ये है कि क्लैरिटी के लिए, क्योंकि देखें दोस्तों बाज़ औक़ात हमारा माइंड इतना क्लियर नहीं होता कि हम अपने बिज़नेस या उसको
सर्विस को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वो स्टेज है जिस पे हम कभी कभी परफेक्शन की तरफ कुछ ज़्यादा ही फंस जाते हैं। तो क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बिजनेस प्लान बनाएं, ताकि आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर अपनी बिजनेस के बारे में पता हो, और किस तरीके से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके बिजनेस के हैं वो आप पूरे करोगे। दोस्तों, जब आप को अपना बिजनेस प्लान प्रॉपर तरीके से जब आप एक पेपर की शक्ल में लेकर आते हो, तो इधर मकसद ये नहीं होता कि आप परफेक्शन की तरफ जाओ, कि आपका हर डेटा इसमें, अब मेरे कस्टमर प्रोफाइल किस तरीके से मैं दूंगा, मेरे रेवेन्यू क्या होगा और क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इसका मकसद ही नहीं होता। इसका मकसद सिंपली अपने माइंड में एक क्लैरिटी होती है कि हाँ यार, ओवरऑल पिक्चर आपके सामने हो और वो किस तरीके से आप अपना बिजनेस परफॉर्म करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत डिटेल इस वक्त जानना, क्योंकि डिटेल में बाज़ औक़ात आप फंस सकते हो और बहुत रियलिस्टिक चांस होता है कि आप जब इतने कंफ्यूज हो जाए, इतने परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि बस एक क्लियर पिक्चर हो आपके माइंड में कि आप क्या करने जा रहे हो। वंस आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सी चीज़ें उसके बाद आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। जब तक स्टार्ट नहीं होता तो बहुत ही मुश्किल है कि आप जो असल प्रॉब्लम, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी, उसके बारे में जान सको और उनको ओवरकम कर सको। तो बिजनेस प्लान एक अपॉर्चुनिटी होती है जिधर आप अपनी जो डायरेक्शन और जो द वे यू वांट टू प्रोवाइड द सर्विस और प्रोडक्ट जो आप ऑफ़र कर रहे हो, वो किस तरीके से करोगे अपनी टारगेट मार्केट को। तो दोस्तों, अब आपको क्लैरिटी आ गई है कि आप क्या करना चाह रहे हो और किस तरीके से करना चाह रहे हो। तो अब बारी है कि आप फाइनेंस और कैपिटल किस तरह रेज करोगे और कितनी आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर है अपने बिजनेस की, तो आप ऑब्वियसली, अगर आप कोई इस तरह मशीनरी टाइप का ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल, जिसमें मशीनरी की या अपफ्रंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, फैक्ट्री हो गई, तो सिंपली आपकी वो रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट अब आप पूरी किस तरह कर सकते हो। अगर आपके पास फंड्स ऑलरेडी हैं, सेविंग है, कुछ इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो वेल एंड गुड। दूसरा, रेस करने के तरीके में लोन्स भी आते हैं, प्लस वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं आपके पास इस वक्त। जो अगर आप मार्केट में देखोगे, थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, तो लोग ऐसे फर्म्स और कंपनीज हैं जो कैपिटल भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइडेड आपके पास, जो मैंने कहा कि भाई इससे पहले के स्टेप्स कवर्ड हो, बिजनेस प्लान तक आपको, आपका एक अच्छा बिजनेस प्लान बना हुआ हो, आपका आइडिया वैलिडेटेड हो, तो आपको लोग फाइनेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है तो, और आपका पैसा नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि आपको कोई फाइनेंस दे। जब आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि भाई आप किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो जो पैसा वो तो कोई भी नहीं देगा आपको। अब इसमें आप फैमिली और फ्रेंड्स के पास भी जा सकते हो, जो कि एक रिस्की जगह है। लोग, प्रॉब्लम यही होती है कि दोस्तों और फैमिली से कोई भी चीज़ तरह का फेवर इस तरह का लेना आपके रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेके आ सकता है अगर बिजनेस आपका सही नहीं चले। तो ये किसी के साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज़ हैं इसके साथ, और इसका एक अलग ही स्ट्रेस है। गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल बहुत सी स्कीम्स हैं जिसमें वो स्मॉल बिजनेसेस को लोन दे रहे हैं, स्टार्टिंग कैपिटल दे रहे हैं। आप उधर भी रिसर्च कर सकते हो, और उसमें इक्विटी का भी कोई इशू नहीं है। हाँ, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म या कोई, आप अगर मार्केट से इस तरह का कोई इक्विटी उठाओगे, तो देयर इज़ अ चांस कि वो आपके बिजनेस में शेयर होल्डर बनना चाहेंगे। तो उसमें भी अपने वो हैं, ड्रॉबैक्स हैं, एडवांटेजेस भी बहुत हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा कि आप चाहते हो इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एक लेवल ऑफ कंट्रोल तो गिव अप करना ही पड़ेगा अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो। फिर जो एक टाइम टेस्टेड फार्मूला है पार्टनरशिप का, जिधर अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है बिजनेस की, और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो लेकिन अगर कैपिटल नहीं है, तो आप ऑब्वियसली किसी के साथ, जिसके पास पैसे हैं उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। और पार्टनरशिप में फिर वही बात आती है कि आप 100% तो कंट्रोल नहीं ले सकते। दो वर्किंग ऑपरेशन में तो आप ही हेड होगे, लेकिन आपको अपनी ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ पार्टनरशिप में इक्विटी अपने पार्टनर को देनी पड़ेगी। फिर वो डिपेंड करता है आप किस तरह नेगोशिएट करते हो और किसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्लीपिंग पार्टनर बनने में,
और कंट्रोल में भी वो 30-40% से ज़्यादा ना लेना चाहते हो, तो इसमें भी आपका फ़ायदा है लॉन्ग टर्म। और कि आपके पास ज़्यादा जो प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा आएगा। लेकिन हियर अगेन ऑब्वियसली अगर लिमिटेशन है तो मेंटली आप तैयार हैं कि आपको कंट्रोल देना ही पड़ेगा। तो इधर ये चीज़ भी है कि जितना आप लीन स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। और लेकिन देन अगेन ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्लान पे और किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हो। तो अगर आपकी अपनी बस एक सर्विस बेस्ड ही है जिसमें आप पर्सनली खुद ही सर्विस दे रहे हो, तो फिर तो आपको इतना कैपिटल चाहिए भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केटिंग, थोड़ा बहुत आपको इस तरफ खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिटरली कैपिटल इंटेंसिव है तो फिर तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको अपना जो ओनरशिप का जो परसेंटेज है वो गिव अप करना पड़ेगा। इसको आप पॉजिटिवली देखो, क्योंकि देखो अगर कोई आपको पैसे नहीं देता, आपका तो बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकता। तो लॉन्ग आप ये सोचो कि हाँ यार, मैं गिव अप तो कर रहा हूँ कंट्रोल, लेकिन अगर ये मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए और चल पड़े तो 5 साल बाद मैं किधर खड़ा हूँगा, इवन विद दिस रिड्यूस्ड ओनरशिप। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद अब आपके पास, जैसे मैंने कहा, आप आइडिया से स्टार्ट हुए, आपने एक बिज़नेस, आपने अपने आइडिया को वैलिडेट भी कर लिया, बिज़नेस प्लान भी बन गया और अब फाइनेंस भी अरेंज हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपकी बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, और वो है लीगल और बिज़नेस के सेटअप की जो रिक्वायरमेंट्स, जिसको फुलफ़िल किए बगैर आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, इधर फिर आपका जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है वो बहुत मैटर करता है, और ये सारी चीज़ें भी ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप की पर्सनल स्टैंडिंग क्या है या पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। अब सोल प्रोपराइटर एक होता है जिसमें कोई शेयर्स या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। आप टोटली लायबल होते हो अपने बिजनेस के लिए पर्सनली भी। और अगर आपके पास कैपिटल है और आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये एक अच्छा स्टार्ट आप ले सकते हो। स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग सोल प्रोपराइटर की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड कंपनी की और पार्टनरशिप में जो है थोड़ी सी लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस बढ़ जाती है, जो आपकी कॉस्ट भी बढ़ाती है। और उसके फिर एक अलग पूरा एक सेटअप है, सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और उसका आपके मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस से इतना ताल्लुक नहीं होता। तो लेकिन गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बगैर आप बिज़नेस चला ही नहीं सकते। सोल प्रोपराइटर की कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि कंप्लायंस कम है, लेकिन आप पर्सनली भी अपने बिज़नेस के लायबल होते हो। मतलब अगर आपका बिज़नेस फेल होता है तो कोई भी वेंडर या किसी को पेमेंट्स आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के पूरे करने हैं। और जहाँ बात आती है लिमिटेड कंपनी की, बाय शेयर जैसे कंपनी की बात आती है, तो उधर आप अपने कैपिटल की हद तक ही लायबल होते हो, पर्सनल आपके एसेट्स ऑनलाइन नहीं होते। सर्टन केसेस में अब इस तरह प्रेसिडेंस आ रहा है कि अगर कहीं साबित हो कि नेग्लिजेंस है, कोई इस तरह की इशूज हो, तो फिर होते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज नहीं होते आप पर्सनली लायबल। अब ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला सिलसिला तो यही कि आपको एनटीएन चाहिए होता है। एनटीएन के बाद फिर जिस तरह का आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जितनी भी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। अगर कोई इस तरह की कोई रेस्टोरेंट जैसे मैंने बताया या फैक्ट्री है, तो उसकी मज़ीद से हेल्थ एंड सेफ्टी की और ईयूबी एसएससी काफ़ी जगहों पे आपको उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और काफ़ी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफ़िल किए बगैर मुश्किल है कि क्योंकि आपको गवर्नमेंट के इदारे तंग करना शुरू करेंगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो उन चीज़ों के लिए। तो फिर हमारे मुल्क का आपको पता है, हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट इश्यूज़ है कि रिश्वत देनी पड़ती है और ये सारे मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ये एक रियलिटी है हमारे मुल्क की। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें करना फिर लाजमी होती हैं, चाहे वो आप किसी भी सूरत में उसको फुलफ़िल करें, करना तो पड़ता है। फिर अगर आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो फिर एससीसीपी में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, बाकायदा उसके प्रोसेसेस हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो, और वो पूरा करना फिर लाजमी होता है, और उसकी ईयरली रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना है, क्योंकि देन अगेन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर आप सोल प्रोपराइटर से करते हो तो बहुत लंबे एफबीआर की रजिस्ट्रेशन चाहिए। बाकी आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का बिज़नेस है, उसी हिसाब से उसकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेंगी। फिर इसके आगे अगर कुछ चीज़ें फिर वो कंटेंजेंट होती है, जिस तरह आपका बिज़नेस आगे जा रहा होता है, तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि बिज़नेस नाम हो,
बिज़नेस का कोई नाम हो, लोगो हो, इस तरह की चीज़ें, एक स्टाइल हो, ताकि वो एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी बन सके। दोस्तों, अब ये सब चीज़ें पूरी करने के बाद अब आप आते हो अपनी मार्केट डेवलपमेंट, अपनी कस्टमर बेस की डेवलपमेंट की तरफ आप आते हो। अब फिर यहाँ पे कस्टमर बेस सिर्फ मार्केटिंग से ही बन सकती है। तो मार्केटिंग की कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। मार्केटिंग में आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी वैल्यू है वो आप कम्युनिकेट करो अपने पोटेंशियल कस्टमर को, ना कि सिंपली बस यार ये मेरा ब्रांड है, बस एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दी बिना मकसद की, और कोई इंस्टाग्राम की रील पोस्ट कर दी, कुछ पैसे दे के उसको बूस्ट करा दिया। इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। इधर आप प्रॉपर तरीके से अपनी जो भी ब्रांड की, अपनी कंपनी की वैल्यू, जो आपकी बिजनेस जो चीज़ फुलफिल करता है मार्केट में, वो जो वैल्यू दे रहा है मार्केट को, वो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इधर आप स्टार्ट इस चीज़ से करें कि आप किसको हेल्प कर रहे हो, आपकी कस्टमर प्रोफाइल क्या है। तो उसी की बेस पे आपको फिर सोशल मीडिया पे टारगेटिंग करनी होगी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्ड, बेसिकली आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो जैसे अकाउंटिंग, टैक्स या ऑडिट, या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर जो बिजनेस को हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली फेसबुक और यूट्यूब तो फेसबुक या इंस्टाग्राम वो जगह नहीं है जिधर आप मार्केट करोगे। आप लिंक्डइन पे बेटर सूटेड हो कि आप वहाँ मार्केटिंग करो, क्योंकि वहाँ ही सारे प्रोफेशनल्स इंटरैक्ट करते हैं और इस तरह की सर्विसेज जिनको चाहिए होती है वो वहाँ ढूंढ रहे होते हैं लोगों को। और अगर इसी तरीके से कोई आपका क्लोथिंग ब्रांड है या फूड का रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एक अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। और आजकल एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जिसमें लोग इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। बेसिकली जो टिकटॉक, यूट्यूब पे अच्छी और इंस्टाग्राम पे रीच वाले लोग हैं, जिनकी अच्छी कस्टमर बेस या फॉलोइंग बनी हुई है, उनको आप पैसे देते हो और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवाते हो उनके थ्रू। क्योंकि ये बड़ा एक क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स में फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट कस्टमर्स की तरफ, वो लोग देख रहे होते हैं, एक्टिवली उनको फॉलो कर रहे होते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। तो अगर वो उनकी ज़बान से कोई चीज़ प्रमोट होगी, तो आपको एक रेडी कस्टमर बेस बन सकती है जिस पे किसी और ने ऑलरेडी एक मेहनत की हुई है। आप बस उस बंदे को अपने अपने जो उसकी जो फीस है और उसकी जो भी उसकी आस्क है, वो आप पूरी कर दो। और कोशिश आप करें कि मार्केटिंग इस तरह की करें जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात में क्या लोग ये गलती करते हैं कि अप फ्रंट शुरू में मार्केटिंग में पूरा बजट खर्च कर देते हैं और फिर कुछ अरसे बाद क्या भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इनिशियल जो भी हाइप होती है वो ख़त्म हो चुकी होती। तो बेस्ट जिसको अप्रोच करने का तरीका ये है कि आप ऐसी मार्केटिंग करो जो कंसिस्टेंटली आप कम से कम साल, 1.5 साल तक कर सको। क्योंकि जितना ज़्यादा आप आजकल जो एल्गोरिथम्स हैं ऑनलाइन, गूगल के और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं, ना कि बस अपफ्रंट वन टाइम कंटेंट को। तो जितनी आपका मैसेज कंसिस्टेंटली रिपीट होगा, उतना ही उसके कंपाउंड होने के चांस हैं। और कोशिश करें जितना आप फीडबैक ले सकें कस्टमर से और उसको अपनी मार्केटिंग का पार्ट बना सकें, उतने ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उनसे बेस्ट मार्केटिंग तो कोई नहीं हो सकती। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि उस पे आपको कोई एडिशनल पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। और इधर एक और चीज़ भी आप माइंड में रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है वो कितने कस्टमर्स के ऊपर वो पूरा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसमें 200 रुपये आपको का मार्जिन है या 100 रुपये मार्जिन है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट की मंथली, या मार्जिन की जो मंथली रिक्वायरमेंट, जिससे आपकी फ़िक्स कॉस्ट कवर होती है और कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो आपके पास आता है, तो वो कितने कस्टमरों पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2000 कस्टमर ले आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लेते हैं, तो 2 लाख रुपए बन जाते हैं 100 रुपये के मार्जिन के ऊपर, 100 रुपये के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो अगर आपकी फ़िक्स कॉस्ट लेट्स सपोज़ नहीं है, आपकी कोई सर्विस है, या फिर लेट्स सपोज़ आपकी फ़िक्स कॉस्ट 2 लाख ही है, तो आप वो पूरी कर लेते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंसिस्टेंटली मार्केटिंग करते रहोगे, तो आपकी कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाएगी। और आपके पास एक अपने टारगेट्स तो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले ही कह चुका हूँ, आपके पास ऑलरेडी होंगे कि हाँ यार, मुझे इतनी प्रॉफिट या इतने कस्टमर चाहिए सस्टेनेबल बिजनेस के लिए। तो उसको एक आप नंबर ज़रूर दें
कि हाँ यार इतने मुझे कस्टमर, पेइंग कस्टमर चाहिए जो मुझे इतना कंट्रीब्यूशन देते हो। उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। जब टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आएगा तो आप मज़ीद कंसिस्टेंटली अपने मार्केटिंग मैसेज को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाओगे। अब दोस्तों ये सब होने के बाद अब आपके पास एक रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं और अब जब आपके पास सेल आना शुरू हो गई है, तो नाउ इज़ द टाइम कि जो आपके अपने जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस करें और उनको बेहतर बनाएं। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि आप किधर खड़े हो और आपके पास कितना प्रॉफिट जमा हो रहा है या क्या कैश फ्लो आप किस तरह जनरेट कर रहे हो। अपने ऑपरेशन और सिस्टम्स को आप जितना रोबस्ट करोगे उतना ही आप एफिशिएंटली अपना बिजनेस चलाओगे। अगर आपका अकाउंटिंग फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो आपको अपने प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट के बारे में 100% श्योरिटी के साथ आप डिसीजन ले सकते हो। तो आपको आपका प्रॉफिट अगर पता चल रहा है या लॉस भी पता चल रहा है तो आपको पता है आप किधर खड़े हो। तो सबको करेक्ट करने के लिए या इस चीज़ को अपने बिजनेस को ट्रैक में चलाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपको अपने स्टॉक जो आप ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स पता है तो आप कभी भी अपने कैपिटल को ओवर कमिट नहीं करोगे या फिर कभी भी एक्स्ट्रा कैपिटल कमिट नहीं करोगे आप। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो देयर इज़ अ रियलिस्टिक चांस कि आप ज़्यादा परचेजिंग कर लो और अपने आप को स्टक कर लो, फिर वो पैसा भी आपका फंसा रहेगा और उसको फ्री होने में टाइम लगेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके आप इंटरनल प्रोसेस कैसे हैं। अकाउंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इन्वेंट्री, बाकी ऑपरेशनल जो भी आपकी जो सिस्टम है वो अच्छे होने चाहिए। जितने बेहतरीन होंगे उतने ही आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। और क्योंकि इंशाल्लाह बिज़नेस अगर आप अब इस स्टेज पे आप होंगे कि आप थोड़ा सा बिज़नेस आपकी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, आपके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको मज़ीद स्टाफ भी हायर करना होगा और डेलीगेट करनी होंगी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी तरफ। और स्पेशली वो प्रोसेस जो बिज़नेस को बढ़ाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग हो गई, आगे कस्टमर्स को हैंडल करना और मज़ीद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको जो स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करनी होंगी वो आप आराम से कर सको। और जो बाकी बैक एंड का है वो आप स्मार्टली डेलीगेट करना शुरू करो ताकि आपका टाइम बचे और आप प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाओ, ना कि आप एक बैक एंड पे ही फंसे रहो। तो दोस्तों इंशाल्लाह जब आप ये सारे स्टेप्स जो फॉलो करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और रिज़ल्ट बेसिकली आपको फीडबैक बेसिकली होता है जो आपके बिज़नेस का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरफ जा रहे हो, कस्टमर्स की भी बढ़ रहे हैं, नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं, पुराने भी रिपीट आ रहे हैं, तो यू आर लुकिंग एट अ गुड पिक्चर। अब आपको यही प्रोसेस सारे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने हैं स्केल अचीव करने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और ये वही पॉइंट जो मैं शुरू में कह रहा था कि अगर हो सकता है कि आपके पास कस्टमर किसी महीने ज़्यादा आ रहे हों, किसी महीने कम आ रहे होंगे, किसी महीने, क्योंकि ये शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा होता है बिजनेस में। ग्राफ कभी सीधा नहीं जा रहा होता, कभी आप ऊपर जा रहे हो, फिर आप नीचे आ रहे हो, फिर स्टेबल हो जाते हो, प्लेटो हो जाता है, फिर आपको नई फ्रेश इंजेक्शन करनी पड़ती है बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, नई ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, हो सकता है मज़ीद पार्टनर्स लेने पड़े, अगर सर्विसेज हैं तो सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए भी आपको फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बहुत रियलिस्टिक चांस होता है कि बीच में स्लो डाउन भी होता है, एक पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ भी आता है। तो इधर अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही होती तो दिल बर्दाश्त ना हो, आपने ये प्रोसेस चलाते रहने। अगर कैश फ्लो वाइज आप इक्विलिब्रियम पे हो और आप लॉस नहीं कर रहे और तो इंशाल्लाह आपको ग्रोथ मिल जाएगी इवेंचुअली जो आप चाह रहे हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिज़नेस आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपने बीच में एग्जिट किया, आपकी स्ट्रेटेजी हो कि मैंने 5-10 साल बाद एक प्रॉफिटेबल करके इसको बेचना है। और अगर आप जैसे जो हमारा माइंड सेट है हम पाकिस्तानियों का या सब कॉन्टिनेंट के लोगों का कि हम अपना ही बिज़नेस अपने बच्चों को कल को देना चाहते हैं, तो यानी ये तो फिर लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस हो गया, लाइफ लॉन्ग चीज़ होगी, मतलब टिल डेथ आपने ये चीज़ परफॉर्म करनी है। तो ये एक बिज़नेस का एक साइड होती है जिसके लिए मेंटली आपने सोचना है और ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से बहुत आगे की बात होती है। तो पॉजिटिव रहें और इस तरह की ही चीज़ के पीछे ऑब्वियसली
हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिज़नेस ऐसा हो कि कल को आपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपका सवाल है बिज़नेस से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से उसका जवाब दूँ और कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दूँ। और आपको अगर कोई अपने बिज़नेस से लेके कोई हेल्प चाहिए हो, कोई इस तरीके से कोई कहीं आप फँसे हो, कोई आइडिया चाहिए हो, तो आप मेरे चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम हल कर सकूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।